नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। कई बड़ी घटनाएं इस दौर में हो रही हैं। बहुत सारी घटनाएं दिल को बहुत उदास करने वाली हैं, चोट पहुंचाने वाली हैं। देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस सब के बीच भी और झटके लगते जा रहे हैं। बॉलीवुड ने, देश ने दो फिल्म जगत के बड़े कलाकारों को खोया है। कल इरफान खान का निधन और आज वेटरन एक्टर ऋषि कपूर के निधन से पूरा फिल्म जगत, पूरा देश एक तरीके से स्तब्ध है। आज सुबह ऋषि कपूर का निधन हुआ और अब से थोड़ी देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया। तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, बॉलीवुड में तमाम लोगों ने, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। कोरोना का जो संकट काल है वो लगातार चल रहा है और इस संकट काल में जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव्स की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर जो कहर है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम रोज आपको आंकड़ों से अपडेट कराते हैं। हम आज भी आपको आंकड़ों से पहले अपडेट कराएं, फिर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार बड़े कदम उठा रही है उससे आपको हम रूबरू कराएं। पहले जरा आंकड़ा जान लीजिए। दुनिया भर में जो स्थिति है कोरोना की वो अब ये है कि वो 32 लाख के पार पूरी दुनिया में ये संख्या चली गई है। 9,85,000 मरीज कोरोना से अब तक ठीक हुए। पूरी दुनिया का ये आंकड़ा हम आपको पहले बता रहे हैं। 2,28,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। एक बहुत ही दुखद और चुनौतीपूर्ण स्थिति ये विश्व परिदृश्य में है। भारत में कोरोना के 33,600 से ज्यादा केस अब तक हो चुके हैं और भारत में जो ठीक होने का आंकड़ा है वो 8,373 है। रोज इन आंकड़ों को बताने का मकसद ये होता है कि आप इस कोरोना वायरस की गंभीरता, इस चुनौती को समझ सकें और इससे रूबरू हो सकें और जो एहतियात हम और आप सब डे वन से बरत रहे हैं आप उनमें किसी तरह की कोई हीला हवाली न करें, कोई भी ढील न दें और आप उन प्रयासों को, उन सावधानियों को लगातार बरतें। भारत में अगर कोरोना पॉजिटिव से हुई मौत के आंकड़े को देखें तो ये अब तक 1075 हो गया है, 1075। उत्तर प्रदेश को लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या है वो 2,203 हो गई है। कोरोना से 513 लोग अब तक ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 39 लोग जो हैं वो काल के गाल में चले गए हैं। इस सब के बीच दो तीन बड़ी घोषणाएं, जैसे कल गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि तमाम जो फंसे हुए लोग हैं, जो अलग अलग जगह पर फंसे हैं, चाहे वो श्रमिक वर्ग के हों, कामगार वर्ग के हों, वो छात्र हों, वो पर्यटक हों, श्रद्धालु हों, सैलानी हों, उन सभी को आने जाने की एक कंडीशनल छूट दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नोडल एजेंसियां बनाई जाएं, जिसमें यह कहा गया है कि बस के जरिए वो ट्रैवल करें, बस को सैनिटाइज की जाए। हमने आपको बताया था पूरे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाए, स्क्रीनिंग की जाए उन्हें बोर्ड करने से पहले और जहां वो उनका गंतव्य है, जहां वो पहुंचेंगे वहां वगैरह वगैरह। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो तीन बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो श्रमिक वर्ग से, अपने कामगार भाइयों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपील की है कि वो इतना धैर्य दिखा चुके हैं, थोड़ा सा धैर्य और रखें और वो कतई पैदल ट्रेवल न करें, कतई वो पैदल सड़क पर न चलें। सरकार लगातार उनके लिए चिंतित है, प्रयास कर रही है, कार्य योजना बनाई जा रही है, तकरीबन बन चुकी है और जल्दी ही सरकार उन्हें के लाने का प्रबंध करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपील आज ये की है। दूसरी अपील और दूसरा निर्देश जो है वो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, खासकर कि जो उत्तर प्रदेश से लगने वाली तमाम राज्यों की सीमाएं हैं उनको विशेषकर सील कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है कि उन्हें पूरी तरह से सील किया गया है, चाहे वो दिल्ली के साथ लगने वाली सीमा हो, दिल्ली एनसीआर का पूरा बॉर्डर हो, उधर राजस्थान से लगने वाली सीमा हो, इधर हरियाणा से लगने वाली सीमा हो,
उधर बिहार से लगने वाली सीमा हो, यानी उत्तर प्रदेश की जो अपने नजदीकी राज्य हैं, बगल के राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उन सब से लगने वाली सीमाओं को पूरी तरह से सील किया गया है। अब ये किस वजह से किया गया है, ये अति सतर्कता, संवेदनशीलता क्यों बरती जा रही है, इस पर आगे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ। एक अर्थ की दृष्टि से भी बड़ी खबर है कि आज राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने एक संवाद किया आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से। और रघुराम राजन एक अर्थशास्त्री भी हैं और देश में कोरोना और कोरोना के बाद की जो आर्थिक स्थिति है उसमें क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर एक संवाद था। रघुराम राजन ने यह कहा है कि 65,000 करोड़ रुपए निकालने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे गरीब तबके को, देश के गरीब तबके को, जिससे कि वो इस पूरे संकट से अपने को निजात दिला सकें। क्या सरकार इस तरफ कुछ सोच रही है? सरकार के पास कोई प्लान है? ये तो बात की पूर्व आरबीआई गवर्नर और एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की, जिसमें एक चिंता जाहिर की गई, लेकिन असली फैसले सरकार को लेने हैं। सरकार का रोड मैप क्या है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जरा मेडिकल निगाह से, उस नजरिए से कुछ चीजों को समझना चाहते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत जल्दी से परिचय कराएं। आज बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र के तुले साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुले, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ अश्वनी शाही साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हैं। हमारे साथ अभिषेक राज, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जुड़े हैं। हमारे साथ राहुल तालान साहब, विश्लेषक, पत्रकार जुड़े हैं। हमारे साथ नावेश शिको साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर तुले के पास चलना चाहते हैं और ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, जहां अब 33,000 के पार आंकड़ा चला गया है, 1,000 से ज्यादा हिंदुस्तान में मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश में अब तक 39 मौतें हो चुकी हैं। इस पर उनका क्या नजरिया है? अब आगे इस चुनौती को वो और कितनी गंभीरता से देख रहे हैं? क्या जो हाई टाइम है इस बीमारी का, डॉक्टर तुले, वो अभी आना बाकी है या वो गुजर गया है? अब हमें कंट्रोलिंग पर ही ज्यादा ध्यान देना है, या ये जो जान भी और जहान भी जो प्रधानमंत्री ने कहा था डॉक्टर तुले, तो जान पर हमने बहुत फोकस किया है, क्या अब वक्त ये है कि हम जहान पर भी फोकस करें? और कई सारे फैसलों में वो दिख भी रहा है। तो एक ओवरऑल रिव्यू अब तक का इस कोरोना संकट का, कोरोना वायरस का, डॉक्टर तुले, आपकी निगाह में क्या है? किस तरह से प्राइम न्यूज के दर्शकों को आप इस मौजूदा परिस्थिति को समझाना चाहेंगे? जी, धन्यवाद। जी सर, बोलिए। ये जो कोरोना की महामारी विश्व भर में इस प्रकार अपना प्रकोप दिखा रही है, मैं मानता हूं कि हमारे देश ने सही वक्त पर हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे सही वक्त के ऊपर ये कंटेनमेंट और लॉकडाउन इत्यादि का फैसला किया, जिसकी वजह से हमारे देश में दुनिया भर में सबसे कम संक्रमण का जो दर है वो दुनिया भर में सबसे कम है जी। इसके लिए हमें अपने देश के जो स्वास्थ्य सेनानी हैं, जिन्होंने मिलकर इस सफलता को इस शिखर पे पहुंचाया है, उसके लिए सबका धन्यवाद करना होगा, उन सबकी तारीफ करनी होगी। उनके साथ जो और पुलिसकर्मी भी हैं, जो पब्लिक हेल्थ वर्कर हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उन सब ने एक बहुत एग्जाम्पलरी अपना सर्विस की है, जिसकी वजह से हमारे देश में हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है। और इस दौरान मैं मानता हूं कि किसी भी जान को खोना एक बहुत बुरी बात होती है, पर मात्र इन लगभग 5 सप्ताहों में 1075 जो मौत हुई हैं, अगर हम देखें जी, तो इस महामारी के साथ साथ हमारे देश को कितना फायदा हुआ है। 1000 से ऊपर लोग तो हर रोज हमारे देश में सड़क की दुर्घटनाओं में मरते थे जी, उसके शायद 10 गुना ज्यादा लोग इन्हीं दुर्घटनाओं में अपाहिज हो जाते होंगे, और कुछ लोग उनमें से शायद जिंदगी भर अपाहिज रहते होंगे। तो जहां
5 सप्ताह में 1075 कोरोना की वजह से मौत हुई हैं, इसको इतना लिमिट, इतना कंट्रोल करके रखा गया, इसके लिए हम अपने देश के कर्मियों को बहुत मुबारक देना चाहेंगे। उसके साथ साथ हमें जो इस 5 सप्ताह में हमें लाभ हुए हैं जी, उनका अगर हम विश्लेषण करें तो वो तो अमूल्य है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमारी हवा, पानी इतना साफ हो गया। 200-250 किलोमीटर से जो पहाड़ पिछले 20-30 साल में नजर नहीं आए थे, आज वो साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हमें इंद्रधनुष के दर्शन देखने को मिल रहे हैं। पंछी चहचहा रहे हैं, गंगा में डॉल्फिन्स बड़े समय के बाद इतने मात्रा में नजर आई। पंछी चारों तरफ, तितलियां लहरा रही हैं। और जहाँ पे हम हर साल दसियों हजारों करोड़ों रुपए गंगा साफ करने में, जमुना साफ करने में और देश भर की नदियों को साफ करने में खर्च करते थे, हमें कितना फायदा हुआ है ये शायद लाखों करोड़ों में। ये बिल्कुल डॉक्टर तुले, ये एक दूसरा पक्ष है और इस पर जब हम इस चुनौती पर काबू करेंगे, उसके बाद जब पूरे इस समय का विश्लेषण होगा, हमें लगता है कि उस वक्त इस नजरिए पर और इस दूसरे हिस्से पर भी दृष्टि जाएगी और बहुत सारे नजरिए विश्लेषण सामने आएगा। लेकिन हम डॉक्टर तुले आपसे ही समझना चाहते हैं, इससे पहले कि हम बाकी मेहमानों के पास जाएं, कि आगे के रास्ते को आप और कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। हम जो हो रहा है, देखिए अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया है, तत्कालीन परिस्थितियों में चीजें साफ होंगी कि 3 मई के बाद क्या रणनीति है अब देश की सरकार की या फिर अलग अलग राज्यों की सरकारों की। प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक संकेत और संदेश दिया है 27 तारीख पहले जब मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, तो उससे एक ऐसा इशारा मिला है कि उन्होंने कहा कि राज्यों को अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और नीतियां इसको लेकर बनानी पड़ेंगी। तो ऐसा लग रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जहां पॉजिटिवों की संख्या कम है या कंट्रोल में है वहां कंडीशनल छूट दी जाएगी जिलावार, और जहां नहीं है वहां नहीं दी जाएगी। हम आपसे एक भविष्य का रोड मैप समझना चाह रहे हैं डॉक्टर तुले, कि अब हमें किन एहतियातों के साथ किस तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। ये तो सही है कि हमने सबसे पहले लॉकडाउन किया, वर्ल्ड वाइड इसकी तारीफ हो रही है, हमने चीजों को बहुत कंट्रोल में रखा है, लेकिन अभी बहुत चुनौती और बहुत रास्ता बाकी है। दूसरा पक्ष यह भी है कि जो कोरोना पॉजिटिव्स हैं देश में, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके कि जो डबलिंग टाइम है वो बढ़ा है। तो आगे का जो रास्ता है वो आप कैसे देखते हैं? अगर आप इस पर फोकस करेंगे और उससे संबंधित जानकारी रखेंगे तो हमें बड़ा सुविधा होगी आगे की चर्चा को करने में। प्लीज बताएं सर आगे का नजरिया। नहीं, इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं। जो हमने आज तक कार्रवाई की है वो बहुत एनकरेजिंग है, उससे हमें दिशा मिलती है कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं जी। और हम इसी प्रकार अपना ये जो लॉकडाउन इत्यादि है इसको बड़े ध्यान से इसको आगे बढ़ते रहें और जहां जहां जरूरत है कंटेनमेंट की या आइसोलेशन की, क्वारंटीन की इत्यादि, इन सब को हम इतने ही ध्यान से चलते रहेंगे। तो और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि जान है तो जहान है, तो हमने जब अपनी जान बचा ली तो जहान भी अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगेगा। इसी जहान के विश्लेषण में ही मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था इस देश को कितना भारी फायदा हुआ है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो किसी मूल धन खर्च के भी हमें नहीं मिल सकता था, जिससे हमारी कितनी बचावट हुई। कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी इस चीज को हमें नहीं दिलवा सकती थी, जो हमें इसके लाभ हुए। इससे हमारी जान, देश की सेहत में बहुत सुधार होने वाला है और हमें निरंतर सतर्क रहना पड़ेगा कि हम जिस रास्ते पे चले हैं, जिससे हमने जो सबक सीखे हैं कि हम अपनी साफ सफाई, हाथों को धो के रखना, सैनिटेशन और हाइजीन, जो हमने ये नई चीज सीखी है इसको हम इम्प्लीमेंट करते रहें, दूरी रखें। ये जो यानी डॉक्टर तुले कुल मिलाकर जो सावधानी है वो अभी छोड़नी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उस सावधानी को कतई लापरवाही में तब्दील नहीं होने देना है और उसको कतई छोड़ना नहीं है। प्लीज बोलिए जी। सतर्कता ही उपाय है और बचाव में ही इलाज है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया भर में इसका कोई आज तक इलाज नहीं है। सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो है प्रिवेंशन, बचाव में ही उपाय है जी।
और इस बचाव को हमें बड़े ध्यान से, बड़ी सतर्कता से इसको इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। आने वाले समय में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां हमने कहीं ढील करी तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त है। अगर हमने ढील की तो नतीजे विपरीत और खराब भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुले, प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, प्राइम न्यूज के दर्शकों से शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुले। डॉक्टर रविंद्र के तुले हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो ये बता रहे थे कि जो सावधानी अब तक हम अपनाकर इस स्थिति तक आए हैं कि हम दुनिया को ये बता सकें कि हमने इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इसे कैसे कंट्रोल किया है, हम उस सावधानी को कतई छोड़े नहीं और आगे कैरी फॉरवर्ड करें। हम अब कुछ और मेहमानों को जोड़ते हैं। अश्विनी शाही साहब, नावेद शिको साहब, राहुल तालान साहब और हमारे साथ अभिषेक राज जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले हम नावेद साहब आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, रोज ही तकरीबन परिस्थिति एक जैसी है पिछले 1.5-2 महीनों से, लेकिन आंकड़े रोज बदल रहे हैं। स्थिति में कुछ न कुछ तब्दीली रोज आ रही है। अब जैसे आज संवाद हुआ राहुल गांधी और रघुराम राजन का, उसमें जो कोरोना को लेकर बातचीत हुई, अर्थव्यवस्था को लेकर तो हुई ही, कोरोना को लेकर जो बातचीत हुई उसमें एक बड़ी बात यह निकली कि साहब ये जो लॉकडाउन खोलने से पहले रघुराम राजन का ये सजेशन था, वो एक प्रश्न का उत्तर कर रहे थे कि सरकार को 5 लाख टेस्ट भारत जैसी जगह में प्रतिदिन करने होंगे या करने चाहिए लॉकडाउन खोलने से पहले। तो हमें ये बताइए सर कि ये जो मौजूदा परिस्थिति है जिसमें हम 3 तारीख के बाद की स्थितियों की कल्पना कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं नावेद साहब कि टुकड़ों में ही सही सरकारें कुछ न कुछ फैसले ले रही हैं, रियायतें लगातार दे रही हैं, क्या ये मुमकिन है, क्या ये होगा? यानी हम भविष्य के लिए क्या इस 1-1.5 महीने में कोई रेमेडी, कोई रोड मैप तैयार कर पाए हैं नावेद शिको साहब? जी देखिए, अभी फिलहाल स्थितियां समझ नहीं पा रही हैं और सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। जनता लॉकडाउन का किसी हद तक पालन भी कर रही है, अनुशासन भी दिख रहा है, अनुशासनहीनता भी दिख रही है, लेकिन कुल मिला के जहां तक हो सकता है शासन प्रशासन जनता इस पर काबू करने की कोशिश में है, लेकिन अभी काबू नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो हम लोग की स्थितियां बुरी आने वाली है, भुखमरी थी और बेरोजगारी थी, उसके लिए सरकार मैं समझता हूँ कोई ना कोई रोड मैप तैयार करी होगी। अभी इसका कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है आगे। चुनौती बड़ी, सरकार ने रोड मैप तैयार किया होगा, आप ये बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं नावेद शिको साहब? उत्तर प्रदेश में आज एक आंकड़ा आया कि अब तक 30,000 करोड़ का नुकसान आर्थिक तौर पर हो चुका है इस कोरोना संकट की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई रोड मैप आपको दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश आफ्टर 3 मई कुछ इलाकों को लॉक रखेगा, कुछ को नहीं रखेगा, जो भी रणनीति होगी वो हमें आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन आर्थिक संकट में न घिर जाए इसके लिए कोई तैयारी आपको दिखती है? देखिए, तैयारी जरूर हो रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री जी योगी जी बहुत एक्टिव हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ब्यूरो के उनके टच में है, राय मशवरे लिए जा रहे हैं, केंद्र से संपर्क में है, लेकिन अभी इतनी बड़ी जो विकट स्थिति है इसको संभालने की स्थिति का अभी रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कोशिशें जारी है क्योंकि ये बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है, यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है, जो मजदूरी स्तर पे ज्यादा है, जो मतलब कुछ इस तरह के काम है, छोटे काम इस तरह के हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, छोटे छोटे कारखाने हैं, हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ काम है, ये सारा काम पटरी पे कैसे आएगा? मैं समझता हूँ रोड मैप अभी इसका तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त इस बात की जरूरत है कि केंद्र से आर्थिक पैकेज बढ़ाया जाए, क्योंकि फिलहाल हमें सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए और रोड मैप तैयार करने के लिए, आगे की रणनीति के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए है। 2 महीने के लिए फिलहाल जिंदा रहने के लिए राशन पानी का इंतजाम हो रहा है, लेकिन और भी तमाम जरूरतें अभी बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं, जो अभी आप पर्याप्त नहीं है और केंद्र की तरफ निगाहें हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है,
आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम तालान साहब, अभिषेक जी और अश्विनी शाही साहब को जोड़े। तालान साहब, आज हम आपके पास आए, इससे पहले शाही साहब के पास हम जाना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं और कर रही है। एक तो जो अपील शाही साहब, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में जो 30,000 करोड़ का अब तक अनुमानित नुकसान है, क्या सही है क्या गलत है, ये तो जब रियल पिक्चर सामने आएगी, एक अधिकृत आंकड़ा जब हमारे सामने आएगा उससे हमें अंदाज लगेगा क्या आगे का रोड मैप है। क्योंकि देखिए, आगे ही अब देखा जा रहा है, हमने बहुत कुछ कंट्रोल किया। अभी डॉक्टर तुले ये बता रहे थे कि देखिए दूसरा पक्ष देखिए कि क्या क्या हमें इससे लाभ भी हुआ है, बेशक हुआ है, लेकिन उनका आकलन शायद बाद में होगा। कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति जब गुजर जाती है तभी हम इस तरह की चीज़ों का आकलन करते हैं। लेकिन फिलहाल आगे का रोड मैप क्या है, कितना असर इस बात का होगा या हो रहा है जो अपील आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है मजदूर वर्ग के हमारे भाइयों से कि कतई कतई कृपया करके वो सड़क मार्ग के जरिए ना आए। वो इतना धैर्य उन्होंने रखा है, थोड़ा सा धैर्य वो और रखें। शाही साहब। राजीव जी, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अपने प्रदेश के लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। अगले ने जितने लोग आ रहे हैं उनको ये सूचना पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं कि पैदल न चलें। उन लोगों को बसें भेजी जा रही हैं, उन लोगों को नोडल अफसर, हर प्रदेश का एक नोडल अफसर बनाया गया है जिसके नंबर सब जगह सार्वजनिक किए गए हैं कि यहाँ पर लोग अपना नाम पता रजिस्ट्रेशन कराएं और वहां से उन लोगों को ले आया जाएगा। ले आने के बाद क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन। 14 दिन के बाद उनको 1,000 रुपए नकद और खाने की चीज देकर उनके घर भेजा जाएगा जी। हो सकता है कि उनके कुछ जो कम लक्षण वाले हैं उनको घर पे ही क्वारंटाइन किया जाए, उनके घर पे ही डायरेक्ट भेजा जाए। आने वाले दिनों में आज ये उत्तर प्रदेश हमारा, राजीव जी, एक देश के बराबर है जी। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक एक घर को 23 करोड़ लोगों को एक मुख्यमंत्री सुबह उठने के साथ ही रोज अपने 11 सदस्यीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, ब्रीफिंग करके पूरे प्रदेश का हालचाल लेना, उसके बाद दिशा निर्देश जारी करना, फिर प्रेस में जाना, सारी चीजें वो करते हैं। और एक एक छोटी छोटी चीजों पर, जिस बीच में कुछ उन्मादी तत्व पर कई हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं, अभी कल भी ये घटना कानपुर में हो गई कि लोग सहायता भी नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर कुछ नहीं करना, क्या है उनको जाकर जांच करानी है। एक व्यक्ति अगर पाया जा रहा है तो उसके परिवार को लेने जब पुलिस पहुंच रही है, हमारे रक्षक पहुंच रहे हैं, तो उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, उनको मारा जा रहा है। इस विरोध के बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। आज ही उन्होंने कहा है, आज माननीय मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 30,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है जी। इसलिए हम धीरे धीरे अब हमारे पास जो इकोनॉमिक लॉकडाउन आने वाला है आगे के उसमें ये पक्का है कि उसको सुधारने के लिए उद्योग धंधे पर छूट की तैयारी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कैश फ्लो की वृद्धि की जाए और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाए। ये उन्होंने आने वाले दिनों के लिए एक सुर संकेत दिया है कि जिससे कि आने वाली भी हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हमारी विपरीत हो सकती हैं, वो विपरीत न हो, उनको हम बराबर और संतुलित रख सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किया है कि भविष्य में जाहिर है कि निवेश ही एक बड़ा रास्ता या विकल्प बनेगा जो इस पूरी परिस्थिति से हमें निकालने का काम करेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, अब जैसे 10,000 टेस्ट प्रतिदिन कराने की बात उत्तर प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभवतः पिछले हफ्ते ये बात कही थी। शाही साहब, आज जो बात हुई, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी या वायरस को देखने का जो एक संवाद राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच हुआ, जिसमें टेस्टिंग बढ़ाने की बात, अब उन्होंने तो 5 लाख टेस्ट करने की बात कही है लॉकडाउन से पहले। 5 लाख न भी हो पाए, फिर भी 1 लाख से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट हो पाए राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, क्या ये मुमकिन हो सकता है? और उत्तर प्रदेश में उसकी कितनी भागीदारी है? अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो क्या जो आंकड़ा खुद मुख्यमंत्री या सरकार ने तय किया था कि 10,000 तो हम करेंगे ही करेंगे, उस तक हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, या 1-2 दिन में हम वो लक्ष्य हासिल कर लेंगे? क्योंकि ये सही है कि बाकी सारे इंतजाम एक तरफ शाही साहब, और
ये जो टेस्टिंग का पूरा प्रावधान है कि हर व्यक्ति टेस्ट होकर ये पुख्ता हो जाए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो उसे उस तरह से ट्रीट किया जाए, अगर पॉजिटिव है तो इसे क्वारंटाइन सेंटर या फिर आइसोलेशन में जहां भी उसके लिए व्यवस्था करनी है वो किया जाए। तो उत्तर प्रदेश ये जो 10,000 का लक्ष्य है इसे कब तक छू रहा है और इसको आगे कब तक बढ़ा रहा है, इस पर क्या रणनीति है शाही साहब? अगर कोई जानकारी हो तो जरूर इस पर कमेंट करिए। राजीव जी देखिए, जहां तक टेस्ट की बात है, टेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभी तक 5,000 से ऊपर का आंकड़ा सरकार छू चुकी है और बहुत ही जल्दी हम अपने उस 10,000 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा थी। ये लक्ष्य खुद मुख्यमंत्री ने रखा है शाही साहब, ये लक्ष्य खुद मुख्यमंत्री ने रखा है, सरकार ने रखा है और मुख्यमंत्री ने ही जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने ही कहा है मीडिया को, प्रेस के बाकी लोगों को कि हम इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द हो। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक है, उसका टाइम क्या है कि अगले 5 दिन 10 दिन हम कब तक उस स्थिति में आने की पोजीशन में हैं? मैं वही बात बता रहा हूं राजीव जी। दूसरी तरफ से हमारे जो पूल टेस्ट कराए जा रहे हैं 2252 पूल टेस्ट का सैंपल लिया गया। अच्छा, जिसमें 520 टेस्ट किए गए, 14 पॉजिटिव मिले। उत्तर प्रदेश सरकार 2 तरफ से टेस्ट कर रही है, एक तो लैब टेस्ट हो ही रहा है, ये पूल टेस्ट भी बढ़ा दिया है। 2252 सैंपल का लिए, मतलब कल की बात मैं बता रहा हूँ, ये लिए गए हैं पूल टेस्ट में। 520 टेस्ट उसमें हुआ है, 14 उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो अब हमारा टेस्ट का जो आंकड़ा है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम 2-3 दिन के अंदर ये हम 10,000 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये एकदम है। दूसरी बात आ जाइए राहुल गांधी और रघुराम राजन की। बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जिससे कि हम इस कोरोना की लड़ाई न जीते। और जो बेहतर से बेहतर काम हो सकता है राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने मिलकर काम करने का काम किया है। लेकिन ये जो 5 लाख टेस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने के पहले, ये असंभव है। चाहे कोई भी होता या इतने विकसित देश हैं, उन लोगों ने भी इतने टेस्ट नहीं किए हैं। आप किसी भी देश से तुलना कर लीजिए, आज तुलना का दिन नहीं है, मगर किसी भी विकसित देश से जहां हम स्वास्थ्य में कहा पीछे आते थे, आज उन लोगों से बेहतर आंकड़ों में जा रहे हैं हम जी। लेकिन आंकड़ों का मतलब ये है कि हम वो जंग जीत लें। अभी बहुत से जंग, मतलब अमेरिका सुपर पावर देश, आज 60,000 से ऊपर लोग मरे हुए हैं। इटली कहा था हमारे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य में आता है, उसमें देखिए कि कितने लोग मर चुके हैं। स्पेन, फ्रांस, ये सब देश हैं जहां पर मौतों की संख्या अलग है। और आज हम और आप 1,000 और 1,100 भी पहुंच नहीं पाए हैं। जो अभी डॉक्टर सूली ने कहा कि हजारों लोग मरते थे रोड एक्सीडेंट में, हजारों। उसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में डेंगू, हिंदुस्तान में स्वाइन फ्लू, हिंदुस्तान में खसरा, हिंदुस्तान में ये गोरखपुर में की मैं बात कर रहा हूँ, जेई से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आज वो सारा आंकड़ा कम हो रहा है। कुछ नेचर ने अपने को रिफ्रेश किया है। और बाकी जो कोरोना की बात है, कोरोना से हम इतने टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, प्रयास हमारा जारी है। अगर हम दिनों दिन अपने उसकी संख्या बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि जिस दिन कोरोना की जांच शुरू हुई उस दिन एक भी लैब नहीं था हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही। आज आपको भी मालूम है कि कितना लैब हो चुका है। शाही साहब बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ एक बात कह दूं और फिर हम दूसरे मेहमानों के पास चलेंगे। जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन नंबर्स में कर रहे हैं रघुराम राजन, वो फिजिबल नहीं है और वो केवल इंडियन कंटेस्ट में ही फिजिबल नहीं है, वो वर्ल्ड सिनेरियो में, खासतौर से जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां भी वो नहीं हो पाया है। ये बात एक धरातल का सच हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बात वही रखनी या करनी चाहिए जो टिकती हो, जिसका कोई धरातल हो। एक बात में डॉक्टर तुले ने भी जिक्र किया, आपने भी किया, मैं सिर्फ इसको ये कहना चाहता हूं कि कोरोना और कोरोना से होने वाले पॉजिटिव लोग और उनसे होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण मौतें, उसका एक आंकड़ा हमारे सामने है। लेकिन अभी बाकी घटनाओं से, हार्ट अटैक से, या आपने गोरखपुर का जिक्र किया, या और किसी बीमारी से कितनी मौतें हो रही हैं, उनका अभी कोई आधिकारिक फिगर नहीं आ रहा है। इसलिए इसकी कोई तुलना की बात नहीं है, या इसके लिए इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जब आएगा, जैसा कि हमने तुले साहब से भी कहा, तब हम देखेंगे। जब इस चुनौती पर हम काबू कर लेंगे
तब हम देखेंगे कि जितने दिन ये चुनौती रही हमने क्या अच्छा किया और क्या हमने खराब किया या क्या हमारे लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। शाही साहब, अब हम बाकी मेहमानों को ज्वाइन कराते हैं और फिर दोबारा हम आपके पास लौटते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ और भी डिसीजन लिए। अभिषेक जी, आपके पास हम आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार तालान साहब का छोटा सा रिएक्शन हम ले लें, क्योंकि लगातार वो एक समग्र दृष्टि रखते रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड को लेकर, और कुछ एक विश्लेषकों में राहुल तालान शामिल रहे हैं जिन्होंने लंबे लॉकडाउन की वकालत की, और हमने देखा कि देश ने जो है लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 कंप्लीट 40 दिन का लॉकडाउन 37वां दिन है ही हम लोग जब बात कर रहे हैं। तो राहुल तालान साहब, अब आगे आप क्या देख रहे हैं? ये जो जान भी और जहान भी, तो अब इसकी चिंता साथ साथ अगर लेकर चलनी है तो इंतजाम भी साथ साथ करने पड़ेंगे। जितनी व्यवस्था हमें, जितनी चिंता अब कोरोना की करनी है, उससे जुड़ी सावधानियों की करनी है, प्रिवेंशन की करनी है, उतनी चिंता अब हमें आर्थिक स्थिति की करनी होगी, रोजगार की करनी होगी, किसान, मजदूर, आम आदमी तक पैसा पहुंचाने की करनी होगी। आगे क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं तालान साहब? देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं देश के सामने। कोरोना लगातार 1.5 साल तक मुझे लगता है भी चुनौती बना रहेगा जब तक इसका वैक्सीन नहीं खोज ली जाती है और लोगों को नहीं दे दी जाती है, तब तक कोरोना लगातार चुनौती बना रहेगा। एक तो यही चुनौती, उसके बाद ये जो जितना लंबा लॉकडाउन हुआ, इसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले किसी की रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट देखी थी, उन्होंने बताया था कि भारत की जो जीडीपी की दर रहेगी वो 0.8% रहेगी आगामी दिनों में। तो ये सारी चुनौतियां, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चुनौती रहेगी, लोगों को रोजगार देना, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना, लोगों की जिंदगी को पटरी पे लेके आना, ये सारी चुनौतियां रहेंगी। लेकिन जैसे अब सरकार के भी कई सारे लोग बोल रहे हैं जो सरकार में शामिल हैं, मंत्री भी बोल रहे हैं कि अवसर भी है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी कंपनी चाइना से वहां से इवैक्यूएट होंगी और वो निकलेंगी और वो फिर अपना नया ठिकाना खोजेंगी। उस नए ठिकाने को हमें भारत बने, इसके लिए हमारी सरकार को तैयारी करनी है। हमें पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसीज है उनको थोड़ा बहुत हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, कुछ नई पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी, हमें जमीन सस्ती करनी पड़ेगी, हमें बिजली के रेट, इलेक्ट्रिसिटी के रेट सस्ते करने पड़ेंगे ताकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। और भी बहुत सारे देश हैं, वियतनाम है, बांग्लादेश है, और भी देश हैं जहां वो कंपनियां जा सकती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जा सकती हैं। इसीलिए हमारे पास एक अवसर भी है कि हम इसको अच्छे से वो कर लें, भुना लें। अगर जो हम भुना पाए तो बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी। 2 महीने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, नई पॉलिसी बनाने के लिए, नए सेज बनाने के लिए, और हमें अपने लेबर लॉज भी थोड़े डाइल्यूट करने पड़ेंगे या नए रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें अपने कंप्लायंसेस भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें सिंगल विंडो सिस्टम लेके आना पड़ेगा ताकि जो कंपनियां आए उनको परेशानी ना हो। हमें एक कोई अलग से एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो उनके लिए, निवेश के लिए, उनको बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाए। अगर जो ये नहीं हो पाया तो जो चाइना से निकलेंगी वो वियतनाम चली जाएंगी, क्योंकि वियतनाम हमसे कई सारी चीजों में अच्छा है। बांग्लादेश भी जा सकती है। एक्चुअली में हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम नेचुरली ये समझते हैं कि जो भी कंपनी चाइना से निकलेगी वो भारत में आएगी। दिक्कत यहाँ है, जबकि उनके पास और विकल्प हैं पूरे वर्ल्ड में और कहीं जाने के। कई देश ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे उभर रहे हैं, जैसे मैंने बांग्लादेश का भी नाम लिया है और वियतनाम का, क्योंकि जब अमेरिका में ट्रेड वॉर चला, अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा था, तो बहुत सारी कंपनियों ने, अमेरिकन कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां बंद की थी और हम समझ रहे थे कि वो हमारे यहाँ आएंगी, लेकिन हमारे यहाँ ना आके उतना ही निवेश जितना हमारे यहाँ हुआ, हमारे यहाँ से ज्यादा उन कंपनियों का निवेश वियतनाम और बांग्लादेश में हो गया था। तो हमें यहाँ सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है, सरकार को नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे उनका कानून मंत्री और रविशंकर प्रसाद जी का बयान आया था कि वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, जो भी कंपनियां, उनके लिए वो तैयार रहे। भारत में नई कंपनियां आने वाली हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिक्र आप कर रहे हैं तालान साहब, बहुत महत्वपूर्ण जिक्र आप कर रहे हैं। एक तो आपने कहा कि साहब ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म, एक तरीके से आर्थिक रिफॉर्म करना पड़ेगा राज्यों को भी और संभवतः केंद्र को भी। और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए हम सिर्फ एक रिपोर्ट का हवाला दे दें। आप जो जिक्र कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस बात का जिक्र किया, और जो बात जब कही गई थी तो उस वक्त बहुत आशा जगा रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट यह है कि जो चाइना छोड़ रही हैं जो कंपनियां, जिस बात का एग्जैक्टली अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं करना चाहती हैं। आप जो बता रहे थे
वो वियतनाम की तरफ जाना चाहती हैं, वो सिंगापुर, थाईलैंड जाना चाहती हैं, और भी देशों के नाम है। और उन देशों में जो स्थिति है, ये देखिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश उनकी चॉइस बन रहे हैं। कुल 56 या 59 कंपनियां, 56 कंपनियां, 56 कंपनियों में से अब तक केवल 3 कंपनियों ने रुचि दिखाई है भारत की तरफ आने में। हो सकता है आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन हम आज की स्थिति पर बात कर रहे हैं। सर भाई ये तो बताइए ना तालान साहब, जो ये कैसे मुमकिन होगा उनको स्टडी करके भारत के मार्केट को या भारत को वाइबल बनाना? बार बार जिस सिंगल विंडो की बात आप कर रहे हैं, हमने अपने आंतरिक उद्योग के लिए कई राज्यों में यह प्रयोग किया है, लेकिन अब हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम चालू कर पाए, यह कितना जरूरी है? और क्या आपको लगता है कि इस पर चाहे राज्यों की सरकारें हो या फिर केंद्र की सरकार हो, वो बहुत गंभीरता से विचार कर रही है? क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और वे आउट अभी लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। तालान साहब, मुझे जहां तक लगता है कि केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं कर रही है। क्योंकि इतने दिन से, जब 6 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए सत्ता में, तो तब से बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई है। ठीक है, अब 370 बहुत बड़े निर्णय लिए गए, बड़ा अच्छा मैंडेट है मोदी सरकार के पास, लेकिन क्या वो आर्थिक रिफॉर्म हमें नजर नहीं आई? जब तक उन चीजों पे हम काम नहीं करेंगे तो वो जो भी, जैसे आपने जिन देशों के नाम लिए, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वो वहां चली जाएंगी। क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, दिक्कतें हमारे पास, हम यहाँ जमीन बहुत महंगा देते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, हमारे यहाँ बिजली रेट और जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट है वो ज्यादा है, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक है, वो कंपनी अपने तरीके से स्किल्ड कर सकती है लोगों को, वो अलग चीज है। हमारे यहाँ कंप्लायंसेस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक, अगर जो आपको कोई भी यूनिट शुरू करनी है तो आपको इतनी जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ऊपर जो लेबर कमिश्नर होता है वो, और जो लेबर इंस्पेक्टर होता है, उनका अलग ही डंडा है, उनकी वो बहुत परेशान करते हैं। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, हमें जमीन सस्ती उपलब्ध करानी पड़ेगी। और मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ, बोलिए। अपनी जो पॉलिसीज है ना, उनमें स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पॉलिसीज में ना स्टेबिलिटी नहीं है, और ये मेजर कंसर्न है वर्ल्ड की। बहुत, अगर जो आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो आपको पॉलिसी स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि मनमोहन सरकार की कोई पॉलिसी थी, मोदी सरकार की कुछ और पॉलिसी जो। अच्छा, अब देखिए आपने पॉलिसी का जिक्र किया, आपने पॉलिसी का जिक्र किया सर, वो रिपोर्ट हमारे हाथ में, एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रख दें। और फिर अब देखिए, हमने बताया ना कि 3 जो अध्ययन, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 कंपनियां हिंदुस्तान आने में इंटरेस्टेड हैं। उसी स्टडी में ये पता लगा है कि जो 26 कंपनियां हैं वो वियतनाम जाना चाहती हैं, 11 ताइवान और 8 थाईलैंड जाना चाहती हैं। ये जो वियतनाम फर्स्ट चॉइस बना हुआ है तालान साहब, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, उसकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ मानी जाती है, और इसकी जो अनुमानित जीडीपी है वो इस वक्त, यानी पूरी दुनिया जब कोरोना के संकट से जूझ रही है, उसका सामना कर रही है, तब वो 4.8% पर है, 4.8। और हमारे देश में जो स्थिति है, जिस पर बहुत चिंता जाहिर की जा रही है, वो ये है कि तमाम विश्लेषक ये मान रहे हैं, पर्यवेक्षक ये मान रहे हैं कि वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने अपने कौशल विकास पर बहुत काम किया है। हमारे देश की सरकार ने भी कौशल विकास पर बहुत प्रोजेक्ट तैयार किए, लेकिन वो धरातल पर उतने सही से उतरे नहीं है, और इस बीच में इस संकट ने पूरी दुनिया को घेरा है। तो जो आप कह रहे हैं, क्या हम इतनी जल्दी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे वो पॉलिसीज की दीर्घकालिकता हो, जिसे हम कहते हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि परमानेंसी नहीं है पॉलिसीज में, ये सब हम कर पाएंगे? और क्या हम उन कंपनियों को मोबिलाइज कर पाएंगे? क्या तालान साहब, ये तो बताइए, ये सिंगल विंडो क्या हम कर पाएंगे? क्योंकि हमारे यहां तो इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है कि आप कोई एक इशू उठाइए, वो तुरंत कोई ना कोई पॉलिटिकल फाइट शुरू हो जाती है। क्या ये हो पाएगा, और ये चुनौती अवसर में हम बदल पाएंगे? देखिए, जैसा मोदी सरकार के पास मैंडेट है और जैसा मोदी जी का काम करने का तरीका है, वैसे ये कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मोदी जी एक बार अगर जो सोच लिए कि बदलाव करना है, बदलाव हो जाएगा, और बदलाव जरूरी है। बदलाव नहीं हुआ तो ये जो आजकल सरकार के में शामिल कई मंत्री बोल रहे हैं कि ये होगा चाइना के, हम नेचुरली वो है कि हमारे यहाँ की कंपनी नेचुरली, ये समझ रहे हैं, ये ऐसा होने वाला नहीं है। बदलाव की जरूरत है, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन जैसा आपने बोला कि क्या कर पाएंगे, मुझे लगता है कि जैसा मैंडेट है, इसको रत्ती भर भी शक नहीं है। अगर जो मोदी जी समझ लें, देश के प्रधानमंत्री ये सोच लें कि ये सारी चीजें मुझे करनी है, तो कोई नहीं रोक सकता है। कई राज्यों में उनकी भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी उनके पक्ष में जो बात जाती है वो ये कि एक तो इच्छा शक्ति
जो अलग अलग फैसलों में दिखाई दी है, जबरदस्त मैंडेट और केंद्रीय नहीं कई राज्यों में बीजेपी की सरकार का होना, लिहाजा पॉलिसीज बनना और उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत दुरूह या मुश्किल काम तालान साहब नहीं है। अभिषेक जी बहुत देर से जुड़े हुए हम सर, उनकी प्रतिक्रिया एक जरूर लेना चाहते हैं, फिर ये महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम एक बार शाही साहब और नावेश शिको साहब के पास इसी विषय को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे इसी पर देखा और सोचा जा रहा है। अभिषेक जी देखिए, हमने बताया और हम जिक्र भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि आज जो संवाद हुआ है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त के हालात को किस तरह से देख रही है और उस चर्चा के बाद क्या सजेस्ट कर रही है देश की सरकार को। जो हम देख पढ़ पाए, जितना हम सुन पाए उस संवाद को, उसमें रघुराम राजन ने 65,000 करोड़ के पैकेज की बात की, जो गरीब और मजदूर वर्ग को देना चाहिए तुरंत रिलीफ। लेकिन हमने तो देखा है कि सरकार ने 1,70,000 करोड़ से ज्यादा का एक 76,000 करोड़ का पैकेज दिया है। तो क्या अभी भी वो आपको कम लगता है और लगता है कि और ज्यादा देने की आवश्यकता है? अभिषेक जी देखिए राजीव जी, डिबेट शुरू करने से पहले मैं जो भी तमाम पुलिस वर्कर, मेडिकल वर्कर, म्युनिसिपल वर्कर्स हैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा जी। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया है, मगर देखिए रघुराम राजन जी ने जो बात बोली उसमें मुख्य बिंदु ये है, उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स और जो नीचे का तबका है, जो लेबर क्लास है, उसके बारे में बात करी और उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की बात करी है। क्योंकि देखिए सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, ये कहना ठीक नहीं होगा, बट आप देखेंगे कि जिस तरीके से आए दिन तमाम, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी देश का राज्य हो, खबर आ रही है कि भुखमरी से कोई ना कोई मर जा रहा है, पैदल आ रहे हैं, उसमें हमारे जो मजदूर है ट्रांजिट में वो कहीं मर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात भी सच्चाई है और उसको मानना पड़ेगा। जो सरकार दावे कर रही है वो 100% सही नहीं है और जमीन तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहेंगे, मगर देखिए ये भी कहेंगे कि हाँ सरकार काम कर रही है, साथ में हम भी विपक्ष होने के नाते अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम भी तमाम जगह अपनी हर जिलों में रसोई चला रहे हैं, गरीबों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद भी करने की कोशिश कर रहे हैं देश भर में जहां पर जितनी कोशिश हो रही है। मगर रघुराम राजन जी और राहुल जी के बीच में जो बात हुई उसका मुख्य बिंदु ये था टेस्टिंग के बारे में, जिसमें बात हुई है। देखिए टेस्टिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जब जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा हम इससे दूर भागेंगे। और टेस्टिंग अभी हमारे देश में उतनी नहीं हो पा रही है, जनसंख्या के अनुपात से अगर देखा जाए हम टेस्टिंग उतनी नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। तो हमारा सरकार से को यही सुझाव है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए, ताकि जो ये महामारी है इससे हम निजात पा सकें। और जहां तक तमाम विश्लेषक यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, तो मैं देखिए इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, ये बात भी सही है कि आने वाले वक्त में जो आर्थिक स्थिति होने वाली है वो बहुत ही चिंताजनक होने वाली है और बहुत ही परेशानी का दौर आने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी स्थिति है बहुत ही खराब है और जितने भी उद्योग थे, धंधे थे, सभी बंद हो गए थे। पहले ही स्थिति नहीं ठीक थी लॉकडाउन से पहले भी, बट उसके बाद और बुरी स्थिति हो गई है। अब उसको किस तरीके से इकोनॉमी को पटरी पे लाया जाए, ये सरकार को इसके लिए एक पूरी की पूरी। अभिषेक जी बेशक बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त है, लेकिन जो आपने टेस्टिंग का जिक्र किया, राहुल जी ने भी जो कहा और राहुल जी ने पूछा उसके जवाब में रघुराम राजन ने कहा, हमने शाही साहब से वो विषय रखा, 5 लाख टेस्टिंग पर डे करने की बात है, जो सजेशन आया है या जो बातचीत से निकला है। लेकिन शाही साहब ने कहा, आपने खुद ही सुना होगा कि ये फिजिबल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं किया जा सकता और दुनिया के वो देश जो डेवलप्ड हैं, भारत के मुकाबले कहीं आगे हैं, हर तरह की फैसिलिटी में, हर तरह के इंडेक्स में, वो भी नहीं कर पाए हैं। तो ये बात सिर्फ कहने के लिए की जा रही है या फिर ये फिगर देते हुए हमें अपनी रियल कंडीशंस का भी अंदाज है, हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अंदाज है? मैं ये तो बताएं, होना तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए और जितना हो पा रहा है, जितना हम कर सकते हैं, उसके बीच एक साम्य भी तो होना चाहिए। ये बोलिए अभिषेक जी। राजीव जी देखिए, जो रघुराम राजन जी ने बोला, जो शाही जी भी कह रहे थे, अगर मैं इनकी बात एक बार मान भी लूं कि फीजिबल नहीं है, चीजें नहीं है, मगर उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही और दूसरे विकसित देशों से शाही जी अगर आप कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो वहां की जनसंख्या, अपनी जनसंख्या का फर्क भी देखें, वहां पे जनसंख्या हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग और हमारी टेस्टिंग का जो लेवल है उसको हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, उसका कंपेरिजन करना ठीक नहीं होगा। हमको ज्यादा से ज्यादा ऐसे अवसर निकालने होंगे कि हम कैसे टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए समस्याएं हर जगह आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो
पुलिस वर्कर्स को पीपीई किट नहीं मिल रही है, मास्क नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। कितने ही डॉक्टर्स हैं, कितने ही एसोसिएशन हैं डॉक्टर के, उन्होंने कंप्लेन करी है कि भाई उनको पीपीई किट नहीं दिए जा रहे हैं। और शाही साहब आंसर लेंगे, उनको क्या ले देते हैं, आंसर लेंगे, वो जो बात रखना चाहते हैं उनको रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। शाही साहब बिल्कुल आंसर करें। हाँ, बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। बढ़ाया गया है। हाँ, बोलिए अभिषेक जी, बोलिए, हम जवाब लेंगे। अभिषेक जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, खत्म करिए। जितने भी इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनका अभी तक भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। कितने रेजिडेंट स्टेशन हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बड़े बड़े नामी गिरामी, उनके कई अभी तक लेटर आ चुके हैं, जारी हो चुके हैं कि उनको पीपीई किट नहीं मिल पा रही है, कमी है उसकी। सरकार को इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। चाइना से आप इंपोर्ट कर लें, चाहे चीजें मंगा लें, कौन बीच में से बिचौलिए हैं, पता चल रहा है कि टेस्टिंग किट आ रही है तो इंफीरियर क्वालिटी की आ रही है। तो ऐसी घड़ी में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इनको सही कर इसको कौन सुनिश्चित करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है अभिषेक जी। अब एक बार जवाब, फिर हम जरा नावेद साहब का रुख करना चाहते हो और जो कुछ डेवलपमेंट है उस पर हम राय लेना चाहते हैं। जवाब दीजिए शाही साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अभिषेक जी को ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी पीपीई किट की कोई डिमांड इस समय अधूरी नहीं है। जहां हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन चालू कर दिया गया है और हर जगह जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां सरकारी नुमाइंदा बैठा हुआ है। जो प्रोडक्शन होता है टोटल तुरंत सप्लाई कराई जा रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ समस्या की बात करती है, समाधान की बात नहीं करती है। आज का जो भी है इसको मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा। रघुराम राजन जी का राहुल जी के साथ संबंध, राहुल जी बीच बीच में धूमकेतु की तरह उभर कर, कभी पिछला उन्होंने बहुत बढ़िया एक सम्मेलन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा था, बहुत बढ़िया, लोगों ने सराहा, ठीक है, लेकिन उसमें भी समस्या की बात की गई। आज भी देश अगर समस्या से जूझ रहा है तो समाधान बताइए ना। समाधान क्या है? आप भी जानते हैं, इतने सालों तक आपने राज किया देश में, क्या संसाधन आपने, क्यों आपने इतने दिन तक रखा? हमारे हाथ में 6 साल से सरकार है, हमने जितना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है उतना बेहतर अगर दूसरी सरकार होती। आज भारत का जन जन ये कह रहा है कि नहीं संभव था, क्योंकि उस समय जो हो रहे थे, हाँ उसमें मैं मानता हूं कि जब इतनी बड़ी आपदा रहती है तो खामियां होती हैं और खामियों को स्वीकारने में मुझे नहीं गुरेज नहीं होता है। टेस्टिंग किट अगर गलत आई तो उसको वापस किया गया। चाइना ने, पहला हिंदुस्तान ऐसा देश नहीं है जहां पर चाइना ने गलत किट भेजा है। 2-3 देशों से रिपोर्ट आई है जहां पर गलत किट भेजे गए, उसको वापस कर दिया गया, दूसरी किट आ गई। अब हिंदुस्तान में चीजें बेहतर की गई हैं, इसलिए कांग्रेस से मेरा शाही साहब बिल्कुल सही, आपकी बात आगे उन्होंने बात रखी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब हम जल्दी से एक बार नावेद साहब को ले आते हैं और थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं इस चर्चा में। नावेद साहब, 2 प्रश्न हैं। एक तो यही जो मौजूदा चर्चा चल रही है कि आगे जो आर्थिक मोर्चा है उस पर जो जिस तरह के रोड मैप की आवश्यकता है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? एक पक्ष यहां पर और बड़ा मजबूत और फिजिबल पक्ष यहां तालान साहब ने रखा, प्रधानमंत्री जिस तरफ इशारा कर चुके हैं, लेकिन उसकी एक दूसरी पिक्चर यह है कि हम उसके लिए फिलहाल तो कतई तैयार नहीं हैं। हमें अपनी पॉलिसीज को, अपनी रियलिटीज को बदलना पड़ेगा, तभी हम उन कंपनियों को ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे। शाही साहब ने खुलकर कहा कि देखिए निवेश की आवश्यकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निवेश की कंडीशंस को नावेद साहब आप बेहतर समझते हैं, एक तो उस पर राय रखिए कि उत्तर प्रदेश निवेश को आमंत्रित और आकर्षित करने के लिए ग्राउंड पर कितना तैयार है, नंबर 1 इस संकट के बाद, इस संकट के बीच। नंबर 2, हमने यह भी देखा कि आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ये जो राज्यों की सीमाएं हैं इन्हें सील किया जाएगा। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो छूट की बात चल रही है, कंडीशनल छूट की बात चल रही है, सरकारें प्रयास कर रही हैं कि लोग इधर से उधर मूव हो जाएं। एमएचए ने कहा है, इस सब के बीच ये डायरेक्शन आना कि कंप्लीट इसको सील करिए, बंद करिए इस बॉर्डर को, बगैर अनुमति के कोई भी नहीं आ पाएगा, इससे क्या इशारा मिल रहा है? क्या कुछ और टफ चीज हमारे सामने आने जा रही है क्या? देखिए, इसका तो एक साफ संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश अन्य महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों से कुछ बेहतर है। स्थिति पे किसी हद तक इतने बड़े राज्य में काबू किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर ये संक्रमण वही बढ़े, वायरस को रोकने के लिए एक साधारण सी बात है, इसलिए उसकी बात हो रही है। लेकिन जहां तक निवेश की बात हो रही है, आर्थिक मोर्चे की बात हो रही है, तो मैंने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सरकार को बहुत कोशिशें करते हुए देखा है। पिछले 3-3.5 साल के अंदर बहुत सारी हुई। इस वायरस और इस महामारी से 1 महीने पहले डिफेंस एक्सपो बहुत बड़े बजट की हुई।
और इससे पहले भी 2 साल के दौरान बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है इस तरीके की समिट हुई, लेकिन निवेश अभी तक जीरो है लगभग। अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार की गलती नहीं, कोई गलती इसमें है, उसने आकर्षित किया है, उसने ग्राउंड तैयार किया है, लेकिन नतीजे कुछ भी नहीं आए। लेकिन अब इस समय की अगर मौजूदा स्थिति पे चले जाइए तो मौजूदा समय मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ। ये जो स्थिति है इस वक्त, ये स्थिति है कि अभी हम पूरे तरीके से इस वायरस का व्यवहार भी नहीं समझ पाए हैं, हम क्या दुनिया भी नहीं समझ पा रही है। WHO जो बार बार कह रहा है और डरा रहा है, डरा नहीं रहा है, वो सच्चाई बता रहा है कि आने वाला समय और भयावह होगा। कोई छोटी मोटी संस्था नहीं कह रही है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बार बार कह रहा है, और हम अभी इसका व्यवहार भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काबू नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये इस वक्त हम जिस स्टेज में है, ये इसको हम मानते हैं कि जैसे किसी को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो प्राथमिक उपचार की तरफ है। उसके बाद जब हम मेजर ऑपरेशन की तरफ या पूरे प्रॉपर इलाज की तरफ जाते हैं, तब हम निवेश की बात करेंगे। अभी निवेश और आर्थिक मोर्चे को बेहतर करने का समय नहीं है, इस समय हमें काबू करने का। इस समय जो गरीब भुखमरी से मर रहा है उस तक सरकार की पैसा पहुंचे, उसकी मदद पहुंचे। पहली चीज, अभी 1 महीना तो मुझे लगता है इसी में जाना चाहिए है। दूसरी चीज ये कि अभी जो सबसे बड़ी बात है, जो बार बार बात हो रही है कि जांच, और दूसरा जांच के साथ मैं एक चीज को और जोड़ता हूँ, बोलिए। जांच के साथ बढ़ाई जाए, सरकारें कोशिश कर रही हैं और हो सकता है कि बढ़ाई भी जाए, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इसका जो इलाज और इसको रोकने की जो कोशिश का जो इसकी विधि है, इसमें क्वारंटाइन का मामला आता है। यानी एक अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो उससे जुड़े हुए 40 लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त तैयारी की चीज है, और इसमें हमारी सरकार, हमारा प्रशासन अभी पूरे तरीके से प्रॉपर तैयार नहीं है। मैं इस बात को बहुत चिंता के साथ और बहुत दुख के साथ और बहुत आलोचना के साथ कहना चाहूंगा कि कानपुर में फिर वही घटना हुई कि स्वास्थ्य कर्मियों को पत्थरों मार मार के दौड़ा दिया गया। ये पहली चीज हम फिर इस बात से जोड़ेंगे कि जहां पर पत्थर मार के स्वास्थ्य कर्मियों को भगाया जा रहा है, जिस देश और प्रदेश के विधायक सब्जी वाले से कह रहे हैं कि तुम अपना नाम बताओ, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस इस देश में और प्रदेश में इतने संकट के समय में कुछ ऐसे जानवर हैं जो पत्थर मार के भगा देते हैं स्वास्थ्य कर्मियों को, कुछ ऐसे विधायक हैं जो इतने संकट के समय में पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, सब्जी वाले। यहाँ पर कौन निवेश करेगा? आप बताइए कि निवेश आंख बंद करके कर लिया जाता है। वैलिड पॉइंट है सर, वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं नावे साहब, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन दोनों ही चीजों की मजम्मत हुई है जबरदस्त तरीके से, दोनों ही चीजों की आलोचना हुई है, होनी चाहिए। और इस तरह की चीजें कतई लैंडमार्क न पहले कभी बनी है न बननी चाहिए। प्रदेश, ये चुनौती, प्रदेश का हित, उसकी तरक्की, उसका विजन, इससे कहीं ज्यादा आगे है। नावे साहब, आपने जो चिंता जाहिर की है, अगर आप उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़े, वरना ये सवाल हम शाही साहब के सामने रखना चाहते हैं। बोलिए। एक बात रखना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल आएंगे। एक बार जल्दी से ये नावे साहब अपनी बात पूरी कर लें। बोलिए नावे साहब, बोलिए, कुछ और कहना चाहते हैं? इसमें कहीं ना कहीं अभी कुछ चूक हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जहां पर हम एक जगह पर 12-13 दिन के लिए 100 लोगों को, 200 लोगों को, 15 लोगों को रखते हैं, उनके खाने पीने का और उनके इंतजाम जो होता है वो अभी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मैं लापरवाही की बात नहीं करूँ, बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें शासन प्रशासन लगा है, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि लोगों के अंदर एक गलत धारणा हो गई है कि अगर हमें क्वारंटाइन किया जाएगा तो हमें खाने में बंद कर दिया जाएगा, हमारे पास जाती है। सर बिल्कुल, समय कम है, इससे पहले कि समय खत्म ही हो जाए, हम आपकी बात का जवाब चाहते हैं। अभिषेक जी जोड़िए, क्या जोड़ना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में, हमें शाही साहब से आंसर लेना है। बोलिए। मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। शाही जी ने बोला था कि राहुल जी के बारे में कि आप लोग केवल समस्याएं गिनाने का कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ट्वीट करके सरकार को तभी बोला था कि ये बहुत ही वो तो कई बार अभिषेक जी कई बार चर्चा में आया है, कई बार चर्चा में आया है, आपने भी कह दिया, बहुत सारे प्रतिनिधि कह चुके हैं, ये बात सही है। शाही साहब प्लीज आंसर करें। मुद्दा है, और उसके साथ मैं ये भी बिल्कुल आपकी बात जुड़ गई सर, जुड़ गई। शाही साहब आंसर दें, शाही साहब आंसर करें, शाही साहब आंसर। नावे शिको साहब की बात का बहुत ही संक्षेप लेकिन कॉन्क्रीट, और अभिषेक जी की बात को भी जोड़ लीजिएगा। शाही साहब बोलिए। अभिषेक जब शाही साहब बोलिए, शाही साहब बोलिए। अभिषेक जी हो गया भाई, अभिषेक जी अब जवाब तो आए। हाँ बोले शाही साहब। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है। अभी हमारी प्राथमिकता है
लड़ने की पहली प्राथमिकता। इसके बाद आर्थिक पैकेज की समय आने पर घोषणा कर दी जाएगी। समय से पहले कोई चीज बोलना उचित भी नहीं है। लेबर के लिए सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है कि लेबर पर जो है कैसे किया जाए, क्योंकि सारे लेबर जा रहे हैं, अपने अपने घरों को रोजगार की समस्या आ जाएगी। भारत सरकार इस पर सोच रही है कि पहले तो एक आप बता दें, एक चीज और है, शायद कार्ड में कंफर्म 100% नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन भी चल सकती है लेबर के लिए, शायद। अच्छा। ये सूचना आई है, पॉइंट टू पॉइंट। अब हम इसको जो है ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार लेबर के से लेके चाहे जहां तक है एक बेहतर योजना समय आने पर वो तो हम जरूर करेगी। शाही साहब, वो हम देख रहे हैं, लेकिन एक चिंता जो नावे साहब ने जताई और आपने ही इस डिबेट की शुरुआत की कि निवेश की तरफ, और अच्छी बात है, लेकिन वो जो कैरेक्टर एक बता रहे हैं जो बहुत आलोचनात्मक है, वो ये कह रहे हैं कि एक तबका जो हमला कर देता है, वो ये कह रहे हैं कि एक विधायक जो एक तरह से पहचान पूछता या बताता है लोगों को। जब तक इस तरह की चीज, दोनों ही बहुत ही खराब चीजें जिनकी आलोचना हुई है, लेकिन जब तक इस तरह की चीजें रहेंगी, वो इशारा ये कर रहे हैं कि तब तक निवेश हम कैसे ला पाएंगे। सिंगल विंडो की वकालत, पॉलिसीज के जो है परमानेंसी की वकालत तालान साहब यहां पर कर चुके हैं, कह चुके हैं। इस पर तो बोलिए सर, ये कैरेक्टर कब बदलेगा? शाही साहब बोलिए। एकदम बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों ने किया था। इसमें मुझे ये बोलना है कि देखिए, जाहिलियत अगर कहीं भी होगी, किसी के अंदर भरी होगी, तो विधायक ने बोला, सुबह बोला, शाम को उसको भाजपा की तरफ से, पार्टी की तरफ से नोटिस चला गया और ये चला गया। कोई विधायक कुछ नहीं बोलेगा किसी को, सब लोग सबको मिला के चलना है। कहीं भी दूसरी कौमों के साथ, जहां भी कानपुर में हुआ, कानपुर में आज जो है उनके ऊपर रास्ता लगाने की बात की गई, मुरादाबाद की घटना आपने देख लिया है। हर जगह उत्तर प्रदेश सरकार बहुत मजबूती से काम करके एक अच्छा माहौल बनाने और हम ये उम्मीद करते हैं शाही साहब की यही मजबूती हमें इस चुनौती से भी निकाले और हमें आगे भी बढ़ाए डेवलपमेंट के मामले में और दूसरे मामलों में। बहुत शुक्रिया, आप समय नहीं है, फिर बैठेंगे, फिर इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया शाही साहब, बहुत धन्यवाद नावेद शिको साहब, अभिषेक जी और राहुल तालान साहब आज जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही हैं।